कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आज के इस क्लास में इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम यानी भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने इस क्लास में ऐड कर दिया है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई भी पुलिस का एग्जाम हो या फिर रेलवे का कोई एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस मैंने लिया है आज की इस क्लास में, और ये 50 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देखना है ताकि ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी भारत की जो भूमि है, टोटल कुल भूमि, उसका कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है या कितना प्रतिशत भाग है जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 52.7%। साथियों, भारत की कुल भूमि का 52.7% जो भाग है वो भाई कृषि कार्यों में संलग्न है। आपको बता दें, अभी जो क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे वो 2024 तक अपडेटेड हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। देखिए, तो भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी है जो कि कृषि कार्यों में संलग्न है। तो याद रखिएगा, करेक्ट आएगा 70%, है ना। याद रखिएगा 67 to 70% यहाँ आपको याद रखना है जो कि कृषि कार्यों में या संलग्न है। यानी भारत के कुल आबादी का, ठीक है, लगभग कितना प्रतिशत जो है वो कृषि कार्यों में काम कर रहा है या फिर संलग्न है, जुड़ा है। तो 67 to 70%। आगे देखिएगा, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। देखिए, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो साथियों याद रखिएगा 13.9% यानी लगभग 14%, ठीक है। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है 1950-1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था। तो 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना था। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा यहाँ आपका देखिएगा 55.40%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। आगे देखिए, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना है। तो देखिए, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत जो आने वाला क्षेत्र है वो कितना है। तो याद रखिएगा 156.5 मीटर हेक्टेयर, ठीक है। तो राइट आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। यानी प्रथम कृषि आधारित गणना या जनगणना ये कब की गई थी। तो भाई देखिए, प्रथम कृषि गणना जो है साथियों ये 1970-71 में की गई थी। याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 1970 ईस्वी में। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, भारत में सीमांत किसानों में कितने प्रतिशत या कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है। तो याद रखिएगा 1 हेक्टेयर तक, जिनके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि होती है उनको सीमांत किसानों की सूची में शामिल किया जाता है, आपको याद रखना है। भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है। तो भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1% या उससे छोटी हैं। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 86%। यानी सबसे अधिक भारत में जो किसान हैं वो 1 हेक्टेयर के अंतर्गत सीमांत किसानों के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि 86% है, आपको याद रखना है। अगला है, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। तो वह कौन सी समिति थी जिसने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। तो याद रखिएगा राज्य समिति ने। देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य समिति। भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो साथियों देखिए, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाई, तो मैंने अभी आपको बताया था 52 कुछ प्रतिशत है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि वे आधा भाग, ठीक है, आधा भाग भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है पूछा जा रहा है। तो आधा भाग याद रखना, ठीक है, लगभग
देखिए भारत के कुल भूमि पर कुल जो भूमि है उस पर कितना प्रतिशत कृषि होता है, तो 52 दशमलव कुछ प्रतिशत यानी लगभग 53% आप याद रखिए। और भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो याद रखिएगा आधा। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा। देखिए भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो भाई भारत में सिंचाई का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वह साथियों नहरें, याद रखिएगा नहर, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है, यानी भारत में सिंचाई करने के लिए सबसे पहला स्रोत जो है वो क्या है, तो याद रखना कुआं और नलकूप, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट है, लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है, तो लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र जो होता है वो 2000 हेक्टेयर तक होता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा 2000 हेक्टेयर तक। आगे देखिए, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है, तो देखिएगा साथियों, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है, तो भाई याद रखिएगा लघु सिंचाई परियोजना का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी, तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा किसको कहा था, तो याद रखिए विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। जिस समय भाखड़ा नांगल बांध बन रहा था ना साथियों, उसी समय जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कथन कहा था। ठीक है, यानी विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की उपाधि दी थी। आगे देखिएगा, किसने या फिर कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहत सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो याद रखिएगा 10,000 से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई कमान वाले क्षेत्र को। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है तो आप सोचते हैं ये क्वेश्चंस तो हमने पढ़ा ही नहीं है, आप घर आके बोलते हैं यार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा था। इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ये क्वेश्चंस आपके रेलवे एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे जेई, इसके अलावा साथियों आरपीएफ, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, सीपीओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, याद रखना है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा केरल। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही, तो देखिए भारत में हरित क्रांति जो है वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही, तो याद रखिए गेहूं और चावल में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो देखिए भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा था, ऑप्शन नंबर एक गेहूं पर। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल या फिर कुछ खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया था, कुल होगा यहाँ है ना, कुल का देखिए हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया था, तो मोटा अनाज एवं दलहन का, याद रखना। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 1966 में। आगे देखिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है, तो राइट आएगा साथियों दलहन कुल के पौधों में। नेक्स्ट है, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी निम्न में से, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी HYVP। साथियों HYVP बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है कि कृषि से संबंधित HYVP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। मैंने यहाँ लिख दिया है, देख लीजिए, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, याद रखना है। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो साथियों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो राइट आएगा MS स्वामीनाथन। और पूरे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा। आगे देखिए, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है, यानी ये जो हरित क्रांति शब्द है इसको किसने दिया है, तो याद रखना विलियम गॉड ने, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग आप बताओगे तो गलत हो जाएगा। हरित क्रांति का प्रतिपादन किसने किया था अगर पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग करेक्ट आएगा, लेकिन अगर यही हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन है तो याद रखना विलियम गॉड। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आगे देखिए, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ठीक है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था,
तो देखिएगा गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो है ये कब प्रारंभ किया गया था, तो भाई 1960-61 में, ठीक है, याद रखिए। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो भाई गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम जो है ये 1964-65 में प्रारंभ किया गया था, साथियों याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो देखिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ जो है ये आपका 1970 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं किनको, तो देखिए भारत में श्वेत क्रांति का जनक किनको माना जाता है, तो साथियों याद रखिएगा भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत के दूध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः कितना है, तो देखिए भारत के दूध उत्पादन में साथियों भैंस का योगदान लगभग 50% से 55% तक है, 50% ही मानते हैं। बकरी का जो गाय के जो दूध का उत्पादन है वो लगभग 45-46% तक है, और जो बकरी का दूध का उत्पादन है वो 3 से 4% तक है, याद रखना। यानी अगर आपसे पूछे कि भारत में किस मवेशी का दूध सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है, तो आपको भैंस आंसर करना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भैंस 50%, गाय 46% और बकरी का हिस्सा 4%। क्लियर है। आगे देखिए भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता वर्तमान में कितनी है, यह वर्तमान 2024 का आंकड़ा है। आगे देखिए भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता वर्तमान में कितनी है, तो याद रखना है साथियों, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 427 ग्राम, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता किस राज्य में है, तो याद रखना भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता पंजाब में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा पंजाब। देखिए पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है, तो लगभग 1200 ग्राम हर एक इंसान को दूध मिलता है पंजाब में, याद रखिएगा 1221 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, साथियों देखिएगा नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य पालन से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भाई मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, याद रखिएगा दूसरा। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है, तो एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान चीन का ही है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है, तो देखिए भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है, तो साथियों याद रखना है करेक्ट आएगा नाइट्रोजनी रासायनिक उर्वरक, ठीक है, इसकी खपत सबसे अधिक होती है भारत में। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा पोटेशिक और फास्फोरिस भी है, फास्फेटिक भी है, लेकिन पोटेशिक जो है ना इस पर ये जो उर्वरक है इसको पूर्णतः पूरी तरह से भारत आयात करता है, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो देखिए आलू उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर अभी वर्तमान में तो चीन है और दूसरे नंबर पर है आपका भारत, तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत में उर्वरकों का प्रति एक हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है, देखिए भारत में उर्वरकों का जो है ना प्रति हेक्टेयर बहुत ही कम ज़्यादा उपयोग या उपभोग होता है, इसका कारण क्या है, तो इनमें से सभी देखिए कृषकों की निर्धनता, कृषकों की अज्ञानता और अपर्याप्त एवं अनियमित जलपूर्ति। आगे देखिए देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य ने क्या कदम उठाए, तो भाई देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से क्या कदम उठाए, तो इनमें से सभी, जैसे कि उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, ये सभी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं, ये 2024 का आंकड़ा है। तो भाई उर्वरक के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य, एक तो सबसे आगे है आपका पंजाब जो सबसे ज़्यादा उर्वरक का उपयोग करता है, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, ठीक है, अभी का ये ताज़ा आंकड़ा है। आगे देखिए उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो साथियों उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, याद रखिएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी।
भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? तो याद रखिएगा 94%, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत फास्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? तो लगभग 82%, 82%, याद रखना। आगे देखिए, झूम क्या है साथियों? झूम क्या है? तो देखिए, झूम है ये साथियों कृषि यानी खेती का एक प्रकार है जो कि सबसे ज़्यादा ये फेमस कहाँ है? तो भारत के नागालैंड राज्य में, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लद्दाख संबंधित है किससे? तो भाई लद्दाख जो है ना, ये एक स्थानांतरणशील कृषि है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रृंखला श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सामान्य जीवन निर्वहन के लिए जो कृषि किया जाता है श्रीलंका में, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना चिन्ना के नाम से, ऑप्शन नंबर डी चिन्ना। आगे देखिए, वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली, ठीक है, वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरण या स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए रे। थाईलैंड में साथियों इसको तमराई बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, म्यांमार में इसको तुंगिया बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के इस क्लास में 50 क्वेश्चंस थे टोटल। आई होप आपको क्लास पसंद आया है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप में से अगर कोई भी साथी पहली बार आज क्लास में आए थे तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। ये जो क्वेश्चन थे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपके सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।